हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करने जा रहे हैं इमोशंस, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का ये टॉपिक है इमोशंस, राइट। इसे ही हम कवर अप करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सबसे पहले अगर हम मीनिंग की बात करें तो इमोशंस क्या होता है। जैसे अपना रूटीन लाइफ है, उसके अंदर अपने अपने साथ बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बहुत सारी बुरी चीज़ें भी होती हैं, है ना। तो उस पर आप रिएक्ट करते हैं एकदम से। अगर अपने जो बॉस है उन्होंने अपनी तारीफ़ कर दी तो आप एकदम से खुश हो जाते हैं। अपने घर में कुछ अच्छा हो गया आप एकदम से खुश हो जाते हैं। अपना एग्ज़ाम क्लियर हो गया आप एकदम से खुश हो जाते हैं ना। वहीं अगर अपने साथ कुछ बुरा इवेंट हो गया है तो आप एकदम से सैड हो जाते हैं। तो कोई भी इवेंट अपने साथ हो रहा है तो उस पे अपन कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, एकदम से जो एक फीलिंग निकल करके आती है, एक शॉर्ट इंटेंस फीलिंग निकल करके आती है, उसे हम क्या बोलते हैं, इमोशंस बोलते हैं। ठीक है। ये जो होता है रिस्पॉन्स होता है, 3 टाइप का रिस्पॉन्स होता है इसके अंदर, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरियल। यानी कि आपके साथ कोई हैपनिंग हुई है, फॉर एग्जाम्पल आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, वहाँ पे आपके टारगेट्स अचीव नहीं हो सके, आपने अच्छे से काम नहीं किया, जिसकी वजह से जो आपके हेड हैं उन्होंने आपको डांट दिया। तो अभी यहाँ पे जो है आपका हो सकता है बीपी बढ़ जाए टेंशन की वजह से, है ना। तो वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ गए। और उसके अलावा आपका जो माइंड है, जो आपकी साइकोलॉजी है, वो भी रिएक्ट करेगी, आपका माइंड रिएक्ट करेगा। आप डरोगे भी, हो सकता है आप इरिटेट भी हो जाओ, हो सकता है आप सैड भी हो जाओ, हो सकता है आप गुस्से में हो जाओ। तो कैसा भी रिएक्शन आएगा वो साइकोलॉजी का आएगा, वो आपके इमोशंस पे डिपेंड करता है। उसके अलावा हमारे बिहेवियर में भी वो चीज़ दिखती है ना। कई कई बार हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, दूसरों से भी गंदा बिहेवियर करने लगते हैं, तो वो चीज़ हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस में या फिर हमारे बिहेवियर में भी दिखने लगती है। तो इमोशंस जो है वो निकल करके आते हैं जब भी हमारे साथ कुछ इवेंट होता है। ऑब्वियसली सी बात है, हर एक पर्सन जो है वो उसका जो है वो इमोशनल लेवल है वो डिफरेंट होता है। इमोशंस को मैनेज करने का तरीका अलग अलग होता है। तो इसी वजह से कोई भी जो दो इंडिविजुअल है वो सेम सिचुएशन में सेम वे में रिएक्ट करें ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। कोई इमोशनली बहुत स्ट्रोंग होता है तो इस वजह से वो डिफरेंटली रिएक्ट करता है, कोई थोड़ा वीक होता है तो वो डिफरेंटली रिएक्ट करता है, राइट। बहुत सारे टाइप के इमोशंस हो सकते हैं, वेरियस टाइप के इमोशंस हो सकते हैं, लाइक एंगर हो गया, सैडनेस हो गया, फियर, इंजॉयमेंट, लव, सरप्राइज, डिस्गस्ट, शेम। ये बहुत सारे टाइप के जो इमोशंस है एक किसी भी पर्सन है उसके अंदर ट्रिगर कर सकते हैं। ये वैसे तो इमोशंस देखो यहाँ पे मैंने लिखे हैं, ये बहुत सारे मतलब डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ इमोशंस होते हैं, इससे भी हो सकता है ज़्यादा ही हो इमोशंस। इसको हम ना कैटेगरी में बांट सकते हैं, है ना। लाइक आप अनॉयड हो, आप इरिटेट हो तो वो एंगर के अंदर आ जाएगा, है ना। या फिर आप ग्रीफ, सोरो हो गया, अगर आप लोनली फील कर रहे हो, अकेला फील कर रहे हो तो वो सैडनेस के अंदर आ जाएगा। जस्ट एक कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि इमोशंस जो होते हैं वो बहुत सारे टाइप के होते हैं। फर्दर उनके अंदर भी ना वेरिएशंस होती हैं, जैसे एंगर के अंदर कितनी सारी वेरिएशंस होगी, सैडनेस के अंदर कितनी सारी वेरिएशंस होगी, है ना। तो फर्दर आगे के आगे जो वेरिएशंस है वो आती रहती हैं। अभी जैसे अपन ने पढ़े यहाँ पे कि बहुत सारे टाइप के इमोशंस होते हैं, बहुत सारे टाइप के जो है आगे फर्दर वेरिएशंस भी होती है, राइट। इसके अंदर कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव इमोशंस होते हैं। इनमें से जो पॉजिटिव इमोशंस रहेंगे वो कौन से रहेंगे, लाइक इंजॉयमेंट है, लव है, सरप्राइज है, ये सारे जो इमोशंस रहेंगे ये कौन से रहेंगे, पॉजिटिव इमोशंस रहेंगे। कोई भी ना अपने साथ अगर कोई डिज़ायर्ड इवेंट्स हुआ है जिसे आप चाहते हो कि हाँ भी मेरे साथ ऐसा हो और वही आपके साथ हो गया, तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली सी बात आप खुश हो जाओगे, है ना। आप इंजॉय करोगे, आप लव फील या एक कुछ सरप्राइज वाली आपके अंदर फीलिंग होगी। तो अगर कुछ भी इवेंट ऐसा हुआ है जिसे आप चाहते हो, डिज़ायर्ड इवेंट हुआ है, पॉजिटिव इवेंट हुआ है, तो वहाँ पे जो इमोशंस निकल करके आएंगे या जो रिएक्शन निकल करके आएगा वो भी क्या निकल करके आएगा, पॉजिटिव रिएक्शन निकल के आएगा, है ना। उसके अलावा जो है वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, लाइक आपका गोल अचीव हो गया, आपको सुपीरियर से तारीफ मिल गई। इन सब चीज़ों की वजह से जो है वो एक पॉजिटिव इमोशंस जो है वो निकल के आते हैं। कोई भी इंडिविजुअल है वो पॉजिटिव इमोशंस को एक्सपीरियंस करता है। और कोई पर्सन अगर पॉजिटिव इमोशन को फील कर रहा है तो ऑब्वियसली सी बात है वो शांत रहेगा, वो काम रहेगा, है ना। जितने ज़्यादा आपके अंदर पॉजिटिव होंगे इमोशंस उतने ज़्यादा आप शांत रहते हो, उतने ज़्यादा आप काम रहते हो। और
कई बार क्या होता है कि अपने सामने जो है वो सिचुएशन नेगेटिव होती है पर अपने इमोशंस पॉजिटिव होते हैं, तो हम डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट चैलेंजेस को भी ईजिली फेस कर जाते हैं अगर अपने इमोशंस जो है वो पॉजिटिव है। यही अगर हम इसके अपोजिट सिचुएशन लेकर के चलें, अगर कोई अनडिज़ायर्ड इवेंट हुआ आपके साथ जिसे आप नहीं चाहते थे, लाइक आपके बॉस ने आपको डांट दिया, या इंटरेक्शन अच्छा नहीं हो रहा है जो आपके कॉलीग्स हैं, कस्टमर्स हैं, सुपीरियर्स हैं, है ना, तो इन सब के साथ अगर इंटरेक्शन अच्छा नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा काम हो गया, ओवरलोडिंग ऑफ वर्क, अगर बहुत ज़्यादा काम आपको मिल गया है, आपके कोई सजेशन सुन नहीं रहा है, या आप अकेला फील कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक नेगेटिव इमोशंस को निकाल के लेकर के आती हैं। इससे जो शो होते हैं इमोशंस, वो नेगेटिव इमोशन शो होते हैं। इसके अंदर एंगर, फियर, सैडनेस, डिस्गस्ट, जो शेम है, ये सारे इसके सारे जो हैं वो इमोशंस इसके अंदर आ सकते हैं। सारे ही कौन से इमोशंस होते हैं? नेगेटिव इमोशंस होते हैं, ठीक है। अगर नेगेटिव इमोशंस होंगे तो ऑब्वियसली सी बात है अपना जो वर्क एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी, लड़ाई झगड़े होंगे, जो कॉलीग्स हैं, जो कस्टमर हैं, किसी के साथ भी अपने लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, हम कॉन्फ्लिक्ट्स में पड़ सकते हैं, हम मतलब जो हमारा वर्क है वो अच्छा नहीं होगा, वर्क एफिशिएंसी हमारी कम हो सकती है। और नेगेटिव इमोशंस जो है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि हर बार पॉजिटिव रिजल्ट ही दें, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर बार नेगेटिव रिजल्ट ही दें। दोनों ही चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं, दोनों चीज़ें हो सकती है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ होगी। कई बार क्या होता है ना, लाइक आपके कोई आपका कोई दुश्मन है, मतलब दुश्मन इन द सेंस कोई आपका कॉम्पिटिटर है, वो अच्छा कर रहा है ना, बहुत अच्छा कर रहा है, दूसरी ब्रांच में कोई पर्सन लगा हुआ है, वो अच्छा कर रहा है, उनकी सेल्स बढ़िया जा रही है, तो समटाइम्स आप जेलस फील करने लग जाते हो कि हाँ भी वो तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो एक यहाँ पे इमोशंस कौन से हैं? नेगेटिव इमोशंस है, जेलिसी वाला इमोशंस है, नेगेटिव इमोशंस है। बट ये रिजल्ट कैसे लेकर के आएगा? पॉजिटिव लेके आएगा। कैसे लेकर के आएगा? आप मोटिवेट हो जाओगे बहुत ज़्यादा कि हाँ भी हमने तो अच्छे से काम करना है। तो इससे क्या होगा, नेगेटिव इमोशंस भी समटाइम्स पॉजिटिव रिजल्ट दे देते हैं। नेगेटिव इमोशंस नेगेटिव रिजल्ट तो देखो देते ही देते हैं, है ना, और समटाइम्स क्या होता है वो पॉजिटिव रिजल्ट भी दे देते हैं। तो दोनों ही चीज़ें पॉसिबल भी है, और हो सकता है दोनों में से एक चीज़ भी हो जाए। ऐसा नहीं है कि हर बार ही नेगेटिव इमोशंस नेगेटिव रिजल्ट ही देंगे। तो ये बेसिकली हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया था कि इमोशंस कितने टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव अगर हम जर्नल में डिवाइड करें तो, या इसका हमने मीनिंग देख लिया। अभी आगे ये जो कुछ फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू यहाँ पे इमोशंस मैंने आपको शो किए हैं, लाइक हैप्पी होते हैं तो हम हंसते हैं, है ना, अगर हम सैड होते हैं मुंह लटका के बैठा है, तो मतलब जब भी हम इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो वो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस पे कहीं ना कहीं दिख ही जाता है। हमारा मुंह लटक गया, या फिर हम गुस्से में हैं तो एकदम ऐसे मतलब ऐसे नाक फूल गई हमारी, है ना, तो वहाँ पे जो होता है इमोशंस हमारे दिख जाते हैं फेशियल एक्सप्रेशंस पे। चलिए, अभी ये तो जो है हमारा टॉपिक हो गया, लाइक इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा कवर अप हो गया। अगर हम मैं बात करूं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना इमोशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट थियोरी दी गई है, दैट इज़ अफेक्टिव इवेंट्स थियोरी। ठीक है, वैसे तो देखो थियोरीज बहुत सारी हैं इमोशंस की, वो जो थियोरीज हैं वो साइकोलॉजी के अंदर दी गई, वो भी करवाऊंगी, ये छुड़वाऊंगी नहीं, वो भी करवाऊंगी। बट मेनली अगर हम बात करें वर्क इन्वायरमेंट की, क्योंकि अपना सब्जेक्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, वर्क इन्वायरमेंट की बात करें, वहाँ पे वर्क प्लेस की बात करें, तो वहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी जो है वो दी गई है इमोशंस की, दैट इज़ अफेक्टिव इवेंट्स थियरी। ये दी किसने थी? हॉवर्ड वाइस एंड रसेल क्रेपेंजनो ने ये डेवलप की थी थियरी। ये थियरी ना एक ही चीज़ बोलती है, बस सिंपल सी बात, कि अपने वर्क इन्वायरमेंट है, मान लो वहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, बहुत सारे डेली के इवेंट्स होते हैं, रोज के इवेंट्स होते हैं। उन इवेंट्स की वजह से जो हमारे इमोशंस अफेक्ट होते हैं, इमोशंस अफेक्ट होंगे तो हमारी जॉब परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी, जॉब सेटिस्फेक्शन अफेक्ट होगी, है ना। तो वो बेसिकली इन सब चीज़ों के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? इवेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो भी हमारे इमोशंस निकल करके आ रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो इवेंट्स की वजह से निकल के आते हैं। अगर इवेंट अच्छा होगा तो पॉजिटिव इमोशन निकल करके आएगा, तो हमारी जॉब परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी, जॉब सेटिस्फेक्शन भी अच्छी रहेगी। और अगर अगर इवेंट अपने साथ कुछ नेगेटिव हो जाता है, तो हमारे नेगेटिव इमोशंस निकल करके आते हैं, फिर इससे हमारे इमोशंस, हमारा मूड, सब कुछ अब ख़राब रहेगा, ऐसी तैसी हो जाएगी हमारे मूड की, और इससे हमारे फिर वर्क भी अफेक्ट होगा, हमारी जॉब परफॉर्मेंस भी अफेक्ट होगी, है ना। तो बस ये थियरी इतनी सी बात बोलती थी। जैसे मैंने आपको एटीट्यूड में बताया था, आपको याद हो तो, अफेक्टिव का मतलब क्या होता है? फीलिंग्स या अपने इमोशंस। इवेंट्स मतलब जो इवेंट्स या सिचुएशंस या हैपनिंग्स अपने साथ हो रही है, राइट। तो इसके नाम में इसका मीनिंग छुपा है इस थियरी का।
इवेंट्स कोई हो रहे हैं, उस वजह से अपनी जो फीलिंग है वो अफेक्ट हो रही है। अफेक्टिव मतलब फीलिंग्स, इवेंट्स मतलब कुछ कुछ ना कुछ हो रहा है, हैपनिंग हो रही है, तो उस हैपनिंग की वजह से अपनी जो फीलिंग्स है वो अफेक्ट होती हैं, और उस वजह से अपनी जॉब परफॉर्मेंस भी अफेक्ट होती है। बस इतनी सी बात ही ये थ्योरी बोलती थी। अगर आपसे पूछा जाए कि अफेक्टिव इवेंट थ्योरी के अंदर कितने टाइप ऑफ इमोशंस बताए गए हैं, तो यहाँ पे 6 तरीके के इमोशंस बताए गए हैं। वैसे तो देखो जर्नल में बहुत सारे टाइप के इमोशंस होते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया, बहुत सारे नंबर ऑफ इमोशंस होते हैं, एंड फर्दर उनको कैटेगरी वाइज भी डिवाइड मैंने आपको करके दिखा दिया था वहाँ पे। अगर हम इस पर्टिकुलर थ्योरी की बात करें तो यहाँ पे 6 टाइप ऑफ इमोशंस इन्होंने बताए हैं: एंगर, फियर, जॉय, लव, सैडनेस एंड सरप्राइज। तो ये 6 टाइप्स ऑफ इमोशंस यहाँ पे रहेंगे। फाइन। अभी आगे मैं आपको बताती हूँ कि इमोशंस और मूड्स के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसे हम क्लियर करते हैं। अफेक्ट का बेसिक मीनिंग क्या होता है, जैसे मैंने आपको अभी पीछे ही बताया कि अफेक्ट का बेसिक मीनिंग होता है अपनी फीलिंग्स, राइट, अपनी फीलिंग्स। अभी जो फीलिंग्स होती हैं वो इमोशंस की फॉर्म में भी हो सकती हैं, मूड की फॉर्म में भी हो सकती हैं, दोनों ही फॉर्म में हो सकती है। आप कहोगे कि हाँ भी इमोशंस और मूड तो एक ही बात होगी, है ना, पर ये ऐसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में। वैसे तो ठीक है, भी लगभग लगभग एक जैसी बात ही होती है, बट थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, उसे भी हम देख लेते हैं। कई बार आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो चलते हैं इसमें डिफरेंस में, ठीक है। इमोशन, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इमोशंस क्या होता है। इमोशंस मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि आपके साथ कुछ हैपनिंग हो गई है, कुछ इवेंट हो गया, कुछ स्पेसिफिक कोई सिचुएशन आ गई है, तो एकदम से जो एक ट्रिगर करेगा इमोशंस, एकदम से जो एक शॉर्ट फीलिंग निकल करके आती है आपकी, उससे हम बोलते हैं इमोशंस। और मूड क्या होता है ना, मूड जर्नल होता है, यानी कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया आज, आपको एकदम से न्यूज़ मिली कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया, तो एकदम से आप खुश हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे, तो वो इमोशन हो गया। और जब एग्ज़ाम क्लियर होता है एकदम से जो खुशी आ रही है वो तो इमोशंस हो गया, वो तो चलो ठीक है। उसके बाद आपका 1-2 दिन 2-4 दिन तो मूड अच्छा रहता ही रहता है ना कि हाँ भाई मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया, उसके बाद धीरे 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 आप नॉर्मल हो जाते हो। तो एक जो इवेंट हुआ, एक स्पेसिफिक इवेंट हुआ, उसकी वजह से एकदम से जो निकल करके आ रहे हैं आपके फेशियल एक्सप्रेशन में, आपके माइंड में, आपके मन में जो इमोशंस निकल करके आ रहे हैं, तो वो तो इमोशंस हो गया। उसकी वजह से जो अपना 4-5 घंटे तक या 1-2 दिन तक अपना जो मूड रहता है, वो से हम क्या बोलते हैं, मूड बोलते हैं। ये लॉन्ग लास्टिंग होता है मूड। इमोशंस तो होते हैं कुछ टाइम के या कुछ सेकंड के या कुछ मिनट के। आपको एकदम से कोई बुरी खबर मिल गया तो एकदम आप एक बार के लिए रोओगे, है ना, तो वो इमोशन हो गया। एक बार रोओगे फिर उसके बाद चुप हो जाओगे, पर उसकी वजह से जो मूड है वो तो आपका 3-4 दिन तक खराब रहेगा ना। तो मूड जो होता है वो लंबे टाइम के लिए होता है। समटाइम्स ना हमें पता भी नहीं रहता है कि हमारा मूड ख़राब क्यों है। कई बार आपने भी देखा होगा, तो जैसे आप बैठे हो, आपका मूड ख़राब है, एग्जैक्टली नहीं पता होता कि मैं गुस्से में हूँ या मैं दुखी हूँ। एग्जैक्ट रीज़न नहीं हमें पता होता, एग्जैक्ट सिचुएशन नहीं हमें पता होती। बस इतना पता है नेगेटिव है मूड, एग्जैक्टली रीज़न नहीं पता रहता है। तो जो मूड्स रहते हैं वो मोर जर्नल होते हैं। इसे हम पॉजिटिव या नेगेटिव में ही डिवाइड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली नहीं बता सकते। पॉजिटिव में खुशी है या सरप्राइज़ है, नेगेटिव में दुख है या गुस्सा है, वो हम थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर नहीं कर पाते हैं। बट वहीं अगर हम इमोशंस की बात करें तो मोर स्पेसिफिक होते हैं। हमें एग्जैक्टली पता होता है कि हम गुस्से में हैं, दुखी हैं, डरे हुए हैं, या मतलब खुश हैं। तो ये सारे के सारे इमोशंस होते हैं जो हमें स्पेसिफिकली पता रहते हैं। फाइन। अभी स्पेसिफिकली पता रहेंगे, आपको एकदम से न्यूज़ मिली कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया, तो एकदम से आप खुश हो जाओगे, हंसोगे, है ना, खुश हो जाओगे। हो सकता है खुशी के मारे आंसू भी आ जाएं, इतनी मेहनत जो थी हमारी वो सफल हो गई है, तो वो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस में दिखता है। इस वजह से हम इसको बोलते हैं एक्शन ओरिएंटेड होता है। एक्शन ओरिएंटेड मतलब आपको दिख रहा है वो चीज़, उसमें आप कुछ ना कुछ एक्ट करते हो, आप रोते हो, आप हंसते हो, आप डरते हो, है ना। बट जो मूड होता है ना, ये मोर स्पेसिफिक नहीं होता है, ये जर्नल रहता है। ये हम फेशियल एक्सप्रेशन से ज़्यादा शो नहीं कर पाते हैं, ये हमारे बस माइंड में रहता है। जैसे मैंने आपको बताया, कई बार आपका मूड ख़राब है तो ठीक है, आप बैठे हो, बस मूड ख़राब है, आपका माइंड में मूड ख़राब है, मतलब हो सकता है गुस्सा हो सकता है आप दुखी हो, बट एग्जैक्टली आपको नहीं पता है ज़्यादा कि आपको रिएक्ट कैसे करना है। तो एक्शन ओरिएंटेड नहीं रहता है ज़्यादा, बस ठीक है माइंड में चल रहा है, मूड ख़राब है, ज़्यादा कुछ काम करने का मन नहीं है, दैट्स इट, है ना। तो ये मूड रहता है। तो ये बेसिक डिफरेंस था दोनों के अंदर, ये अपना डिफरेंस भी हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा वो रहेगा इमोशनल लेबर। इमोशनल लेबर क्या होता है ना, कि आप अपने इमोशंस के ऊपर कितनी मेहनत कर रहे हो, आप अपने इमोशंस के ऊपर कितनी मेहनत कर रहे हो। ऑर्गेनाइजेशनल की कुछ नीड्स होती हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली सी बात है, वहाँ पे आप गुस्से में नहीं बोल सकते हो,
आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप एक अच्छा बिहेवियर रखेंगे, आप पोलाइटली बोलेंगे, आप फ्रेंडली बोलेंगे, आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है। जो आपकी रियल फीलिंग्स होती हैं ना, उन्हें आप नहीं शो कर सकते हो, उन्हें आप नहीं शो कर सकते हो। तो इमोशनल लेबर यही होता है, जब आप अपने फीलिंग्स को या फिर अपने एक्सप्रेशंस को रेगुलेट करने की कोशिश करते हो, उसे मैनेज करने की कोशिश करते हो, उसे संभालने की कोशिश करते हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इमोशनल लेबर बोलते हैं। बिजनेस के अंदर इतना ज़्यादा रोल नहीं रहता है इमोशंस का, ऑब्वियसली रहता तो है बट इतना ज़्यादा नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ पे फिर भी आप थोड़ी बहुत अपनी मर्जी चला सकते हो, है ना। बट अगर आप सर्विस सेक्टर के अंदर हो, तो वहाँ पे तो एग्जैक्टली आपको 9 बजे जाना तो 9 बजे जाना पड़ेगा, वही टाइम पे वापस आना पड़ेगा। और ड्यूरिंग द टाइम, जो ड्यूरिंग द डे आपको ऑल टाइम जो है वो पोलाइटली रहना पड़ता है, फ्रेंडली रहना पड़ता है, ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। तो ऑब्वियसली सी बात है, अगर आप कंटिन्यू पे, अगर आपका अंदर से तो मूड ख़राब है, आप दुखी हो, है ना, और आपसे कंटिन्यू पे यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप फ्रेंडली रहो, आप पोलाइट रहो, तो एग्जॉस्टिंग सा हो जाता है, आप फ्रस्ट्रेट होने लग जाओगे। तो समटाइम्स जो है वो एम्प्लॉयज़ यहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। तो इमोशनल लेबर क्या होता है, जब आप अपने इमोशंस को मैनेज करते हो, उसे रेगुलेट करते हो, ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स के अकॉर्डिंग, एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, उसे मैनेज करने की कोशिश करते हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इमोशनल लेबर बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर बेसिकली 3 लेवल्स आ जाते हैं। ये तो आपकी रियल पर्सनैलिटी होगी, ये तो एक्चुअल पर्सनैलिटी तो आपकी निकल करके ही नहीं आएगी। अगर आप वर्क प्लेस पे हो तो किसी भी चाहे वो मेरी है, चाहे वो आपकी है, कोई भी पर्सन है, वो रियल पर्सनैलिटी तो अपनी नहीं ही दिखाता है ना, जो वर्क प्लेस पे, चाहे वो थोड़ी एक्टिंग क्यों ना करे, थोड़ा फेक क्यों ना बने, बट वो बनेगा ही बनेगा, राइट। तो इसके अंदर बेसिकली 3 लेवल्स होते हैं। सबसे पहला होता है सरफेस एक्टिंग। सरफेस एक्टिंग में ना आपको बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पे लेबर करना पड़ता है, क्योंकि आप एकदम फेक बन के रहते हो। इन सिंपल वर्ड्स अगर हम बात करें, जो सरफेस एक्टिंग रहती है उसके अंदर आप अपने रियल इमोशंस को डिस्प्ले नहीं करते हो, आप दिखा कुछ और रहे हो, आप सोच कुछ और रहे हो, मतलब फील कुछ और करना, डिस्प्ले कुछ और करना। दैट मीन्स सिंपल वर्ड में बात करें, आप एक फेक इमोशंस को शो कर रहे हो। समटाइम्स ना आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हाँ भी आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हो, जॉब पे हो, हंसते रहो सारा दिन, एक स्माइल लेकर के बैठे रहो, है ना। तो वो एक फेक इमोशन हो जाता है जो आप शो करते हो वहाँ पे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सरफेस एक्टिंग बोलते हैं। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है अपने इमोशंस को हम मैनेज करें, उसे कंट्रोल करें, उसे रेगुलेट करें, तो यहाँ पे इमोशनल लेबर बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद अगर अगर हम सेकंड लेवल की बात करें, तो ये डीप एक्टिंग का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सा अप लेवल हो जाता है, इससे एक स्टेप फर्दर हो जाता है। यहाँ पे हम सोचते हैं क्यों फेक बनना, है ना, क्यों फेक बनना, जैसा हम सोच रहे हैं, जैसा हम फील कर रहे हैं और जैसा हम डिस्प्ले कर रहे हैं, दोनों में हम एक ट्राई करते हैं कि एक मैच लाने की ट्राई करते हैं, कि जो मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, जो मैं दिखा रहा हूँ, वही मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वही फील भी करूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कोशिश करूँगी कि जो मैं दिखा रही हूँ इमोशंस, वही मैं एक्सपीरियंस भी करूँ, वही मैं फील भी करूँ। तो एक स्टेप अप हो जाता है डीप एक्टिंग। उसके बाद जेन्युइन एक्टिंग हो जाती है ना, यहाँ पे आप थोड़ा सीख जाते हो कि कैसे रेगुलेट करना है अपने इमोशंस को। यहाँ पे आपकी जो इमोशनल लेबर है वो बहुत कम लगती है, मेहनत बहुत कम लगती है इमोशंस को रेगुलेट करने की, यहाँ पे आप सीख जाते हो। यहाँ पे क्या होता है, जेन्युइन एक्टिंग में रियल इमोशंस को ही आप दिखाते हो, मतलब जो डिस्प्ले कर रहे हो एग्जैक्टली आप वही एक्सपीरियंस भी कर रहे हो, वही फील भी कर रहे हो, जो आप फील कर रहे हो वही दिखा रहे हो, जो दिखा रहे हो वही फील कर रहे हो। तो यहाँ पे जो है आपका एक्टिंग जो है वो बहुत कम हो जाता है। यहाँ पे जैसे ये देखो, एम्प्लॉय की जो ये पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी के एकदम पास में आती है जेन्युइन एक्टिंग, है ना, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एकदम पास में है। डीप एक्टिंग थोड़ा और दूर हो जाती है, अपनी पर्सनैलिटी से हम बिल्कुल ही दूर होकर बिहेवियर करते हैं। और सरफेस एक्टिंग में तो पर्सनैलिटी ये पड़ी है, सरफेस एक्टिंग मतलब हम जो है नहीं, हम वो दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वो सरफेस हो जाता है ना। तो ये एम्प्लॉय की पर्सनैलिटी है। तो इसके अंदर ये 3 लेवल रहेंगे। कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है, कॉग्निटिव डिसोनेंस तब होता है जब हम फील कुछ और कर रहे हैं, हमारा एटीट्यूड कुछ और है, हमारी नॉलेज कुछ और है, हमारा बिहेवियर कुछ और निकल करके आ रहा है। जब सब में गड़बड़ी चलती है ना, सब में मिसमैच सा चलता है, तब हम वहाँ पे क्या होते हैं, डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं, हम मेंटली जो है वो परेशान रहते हैं। कॉग्निटिव डिसोनेंस यानी कि जब हम मेंटली सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो वो होता है कॉग्निटिव डिसोनेंस, जिसकी वजह से एंग्जाइटी भी होती है, टेंशन भी होती है, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो जब मिसमैच होता है तब ज़्यादा डिसोनेंस रहती है। फाइन, चलिए
आगे चलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस पे। लास्ट सेकंड टॉपिक है ये आपका। सो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, ये भी नाम से पता लग रहा है वैसे तो। देखो, इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब इमोशनली आप कितने इंटेलिजेंट हो, है ना, आप कितने स्ट्रांग हो, आप कितने अपने अच्छे से अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहे हो, मैनेज कर पा रहे हो, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं। आप खुद के इमोशंस को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, पहचान रहे हो, उसे समझ रहे हो, उसे मैनेज कर रहे हो पॉजिटिव वे में, तो उतने ही ज़्यादा क्या हो, आप इमोशनली इंटेलिजेंट बन जाते हो। इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑब्वियसली जॉब परफॉर्मेंस के अंदर। जितना ज़्यादा आप अच्छे से अपने इमोशंस को मैनेज करना सीख जाओगे, उसे पहचानना सीख जाओगे, उसे समझना सीख जाओगे, उतना ज़्यादा ही अच्छे से आप काम कर सकोगे, आपकी जो जॉब परफॉर्मेंस है वो अच्छी रहेगी। और जितना ज़्यादा आप इमोशंस को अच्छे से मैनेज करना सीख जाओगे, उतना ज़्यादा आप स्ट्रेस फ्री रहोगे, है ना, उतना ज़्यादा टेंशन फ्री रहोगे, अपने गोल्स को अचीव कर सकोगे, लड़ाई झगड़े में कम पड़ोगे, कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे, चैलेंजेस को भी फेस कर पाओगे इजीली। तो ये सारे बेनिफिट्स इमोशनल इंटेलिजेंस के रहते हैं। उसके अलावा अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें, तो जो साइकोलॉजिस्ट थे पीटर सेलोवे एंड जॉन मैयर, तो ये जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने ये टर्म तो दे दी थी, कॉइन तो की थी ये साइकोलॉजिस्ट ने ये टर्म, बट जो 1995 में डॉक्टर डैनियल गोलमैन ने क्या एक बुक लिखी थी, इमोशनल इंटेलिजेंस। कौन सी बुक लिखी थी, इमोशनल इंटेलिजेंस के नाम पर एक बुक लिखी थी। किसने लिखी थी, डॉक्टर डैनियल गोलमैन ने। कब लिखी थी, 1995 में। तो वहाँ पे उन्होंने प्रॉपर जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बताया, उसके कंपोनेंट्स, उसके डायमेंशंस, सब कुछ, उसकी एप्लीकेशंस क्या रहती हैं, एवरीथिंग उन्होंने जो है वो उस बुक के अंदर बताया था। तो तब से जो ये टर्म है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, तब से ये टर्म पॉपुलराइज हो गई है 1995 के बाद से, ठीक है। अगर इसके हम अभी कंपोनेंट्स की बात करें या डायमेंशंस की बात करें, तो जो डॉक्टर डैनियल गोलमैन थे उन्होंने 5 कंपोनेंट्स बताए थे ईआई के। ईआई माने इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो डॉक्टर डैनियल थे उन्होंने 5 कंपोनेंट्स बताए थे ईआई के। सबसे पहला जो कंपोनेंट था वो था सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या होता है कि जैसे ही इमोशंस अपने अंदर ट्रिगर करे हैं, वैसे ही आप उसको पहचान लें, वैसे ही उसके बारे में अपन अवेयर हो जाए, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही अराइज हुए इमोशंस, वैसे ही उसके बारे में अवेयर हो जाओ, वैसे ही उसको पहचान लो। पहचानोगे तभी तो मैनेज कर सकोगे। पता ही नहीं इमोशन कैसा चल रहा है तो उसे मैनेज कैसे करोगे, उसे कंट्रोल कैसे करोगे, है ना। तो यहाँ पे जो होता है, जैसे ही इमोशंस अराइज हुए हैं वैसे ही उसके बारे में अवेयर हो जाओ, उसे पहचान लो। और सबसे बड़ी बात, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे। यानी कि उसके रिजल्ट क्या हैं। अभी अगर मान लो आप दुखी हो, आप रो रहे हो, आप दुखी हो, तो आप इसके समझो, आप इसके रिजल्ट्स का निकल करके आएंगे। अगर मैं अब दुखी रहूँगा तो मैं 4 दिन पढ़ूंगा नहीं, 4 दिन पढ़ूंगा नहीं तो फिर मेरा पेपर नहीं क्लियर होगा। तो वहाँ पे जो रिजल्ट आप यहाँ पे इमेजिन कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि अगर ये वाला इमोशन मेरा रहा तो मेरा काम सारा गड़बड़ हो जाएगा, है ना, इसके रिजल्ट बुरे निकल करके आएंगे। तो जब एक बार आप ये समझ लेते हो कि रिजल्ट बुरे निकल करके आएंगे, तो फिर वहाँ पे आप ट्राई करते हो कि मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करूँ, है ना, अपने इमोशंस को मैनेज करूँ। तो यहाँ पे यही चीज़ होती है सेल्फ अवेयरनेस के अंदर, कि आप अपने जैसे ही इमोशंस अराइज हुए हैं वैसे ही उस इमोशंस को पहचानो, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस निकल करके आएंगे उसे समझने की कोशिश करो। अगर कॉन्सिक्वेंसेस बुरे निकल करके आ रहे हैं, रिजल्ट बुरा निकल करके आ रहा है, तो वहाँ पे ट्राई करो कि उसे उसी टाइम पे आप मैनेज कर लो, कंट्रोल कर लो। सेकेंड नंबर पे आता है सेल्फ रेगुलेशन। रेगुलेशन जो है वो कंपोनेंट बताया है डॉक्टर डैनियल ने इसके अंदर, इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर। सेल्फ रेगुलेशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है, रेगुलेट करना। जैसे मैंने आपको बताया कि खुद के इमोशंस को हम मैनेज कर रहे हैं, हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। जितने ज़्यादा अच्छे से हम कंट्रोल कर पा रहे हैं अपने खुद के इमोशंस को, जितने ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, उतना ज़्यादा ही हमारे अंदर क्या रहता है, इमोशनल इंटेलिजेंस रहता है। जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी अच्छी, उतना ही बेटर वे में हम क्या कर पाएंगे, अपने इमोशंस को मैनेज कर पाएंगे। अगर हम अवेयर ही नहीं है तो रेगुलेशन भी अच्छे से नहीं हो पाएगा, मैनेजमेंट भी अच्छे से नहीं हो पाएगा, है ना। तो अवेयरनेस ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा अच्छी अवेयरनेस होगी उतना ही बेटर वे में हम अपने इमोशंस को मैनेज कर सकेंगे और कामली मैनेज कर सकेंगे। एक पर्सन जो शांत रहता है, जो पेशेंस के साथ रहता है, वो बेटर वे में अपने इमोशंस को मैनेज कर पाता है। थर्ड नंबर पे आता है मोटिवेशन।
मोटिवेशन का मतलब क्या होता है कि आप मोटिवेटेड कितना हो। जैसे आपको बेसिक मीनिंग तो पता ही होगा मोटिवेशन का, कि अगर हम कुछ भी एक्शंस कर रहे हैं तो उसके पीछे जो फोर्सेस होते हैं हमें धक्का कर रहे हैं कि हम ये कर वो कर, है ना, हमें मोटिवेट करते हैं, तो वो मोटिवेशन हो जाता है, मोटिवेशनल फोर्सेस हो जाते हैं। एक ऐसा पर्सन जो जिसके अंदर मोटिवेशन लेवल इतना अच्छा नहीं होगा, लो मोटिवेशन होगा, तो ऑब्वियसली वो फोकस्ड भी नहीं होगा, अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाएगा। कुछ अगर उसके साथ हुआ है तो वो बार बार उसके बारे में सोचेगा, डिस्ट्रैक्ट होगा, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होंगी, कोई रुकावटें आ गई हैं तो डर के बस पीछे छोड़ के बैठ जाएगा, सारा काम वाम छोड़ के, है ना, गिव अप कर लेगा हो सकता है। तो वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, वो इतना इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है कि वो अपने इमोशन को कंट्रोल कर सके और मोटिवेटेड रह सके, फोकस्ड रह सके। और वहीं अगर इसका हम अपोजिट लेकर के चलें, एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर मोटिवेशन लेवल बहुत ज़्यादा रहता है, हाई मोटिवेशन रहता है, वो हमेशा ही फोकस्ड रहेगा। अगर इमोशंस तो देखो उसकी लाइफ में भी इवेंट्स तो होते ही रहेंगे, है ना, कभी अच्छी चीज़ें भी होती हैं, कभी बुरी चीज़ें भी होती हैं, बट वो ट्राई करता है कि मैं उन इमोशंस को मैनेज करूँ, कंट्रोल करूँ, डिस्ट्रैक्ट ना हूँ, और अपना जो मैं काम कर रहा हूँ उस पर ध्यान लगा के अपना फोकस्ड रह के काम करता रहूँ, ताकि मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ। और ऐसे पर्सन फिर सक्सेसफुल होते भी हैं, है ना। तो यहाँ पे जो होता है, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो हम अपनी अभी फ़िलहाल में टाइम, एनर्जी, एफ़र्ट्स लगा रहे हैं, और जो हमें रिवॉर्ड मिलने वाला है एट द एंड, तो वो रिवॉर्ड जो है वो ज़्यादा रहता है। जो टाइम, एफ़र्ट्स, एनर्जी है वो अभी हमारी जो लग रही है वो कम लग रही है। जो खुशी मिलती है ना, जब अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे हो जाते हैं, तो वो खुशी जो है वो ज़्यादा रहती है ना, जो रिवॉर्ड्स होते हैं वो ज़्यादा रहते हैं। तो ये मोटिवेशन हो जाता है। इसके बाद हम फोर्थ कंपोनेंट की बात करें तो एम्पैथी। एम्पैथी मतलब क्या होता है ना, कि दूसरे के जूते में अपना पैर डालना, पैर वैसे वाला डालना नहीं, मतलब समझाती हूँ यहाँ पे, कि दूसरे की जगह खड़े होके देखना, दूसरे के फीलिंग्स क्या हैं, उनके नीड्स, उनके कंसर्न्स क्या हैं। अगर आप किसी पर्सन के, किसी भी इंडिविजुअल के साथ, किसी भी पर्सन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, अपने दोस्त यार के साथ बात कर रहे हो, किसी के साथ भी कर रहे हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ है चाहे वो प्रोफेशनल है, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, तो वहाँ पे आपको क्या चाहिए कि आप दूसरे के जगह खड़े होकर के उसकी फीलिंग्स को, उसके नीड्स क्या हैं, उसके क्या इश्यूज़ हैं, उसे किस चीज़ की टेंशन है, उस चीज़ को समझने की कोशिश करो। अगर आप उस चीज़ को बेटर वे में समझ पा रहे हो, उसकी जगह खड़े होकर के समझ पा रहे हो, तो आधी प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाती है ना। मतलब आप उसकी सिचुएशन को, किसी भी सिचुएशन को आप बेटर वे में इवैल्यूएट कर पाते हो। यहीं अगर आप बिना सोचे समझे कि वो पर्सन किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है, अपने ही मारने लग जाओगे, अपने जो पर्सनल इमोशंस हैं उसे लेकर के आ जाओगे बीच में, अपने हिसाब से सोचने बैठ जाओगे, तो वहाँ पे आप अच्छे से इवैल्यूएट नहीं कर पाते हो, जजमेंट नहीं दे पाते हो अच्छे से उस चीज़ को लेकर के। वहीं अगर आप दूसरे की जगह खड़े होकर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, तो कहीं ना कहीं जो है वो आप बेटर वे में जो है एक सिचुएशन को इवैल्यूएट और सामने वाले पर्सन को भी बेटर वे में समझ पाते हो। तो इससे जो है वो ओवरऑल जो है वो जो आपका काम है वो भी अच्छा होता है, चाहे वो पर्सनल लाइफ में चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में है। इसके बाद जो फिफ्थ कंपोनेंट आता है वो आता है सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी है। जब भी आप किसी के साथ इंटरैक्ट कर रहे हो तो आप पोलाइटली उसके साथ इंटरैक्ट करो, विद रिस्पेक्ट उसके साथ इंटरैक्ट करो। स्पेशली अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बात करें, तो वहाँ पे तो वैसे ही रिस्पेक्ट के साथ बात करनी पड़ती है ना। वहाँ पे तो वैसे ही हमें कई बार फेक भी होना पड़ता है वहाँ पे। तो वहाँ पे हमें क्या चाहिए कि हम कितना दूसरों से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, विद रिस्पेक्ट कर पा रहे हैं, पोलाइटली हम उनसे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। तो एक अच्छी हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स उनके साथ रहनी चाहिए। तो जितना ज़्यादा अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होगी उतना ज़्यादा ही हम अपने जो है वो, हमारे जो इमोशंस है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, हम इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि जो डॉक्टर गोलमैन थे, उन्होंने ये 5 कंपोनेंट्स दिए थे, और उन्होंने ये भी बोला था कि जो ये अबव मेंशन्ड क्वालिटीज़ हैं ना, ये जिन इंडिविजुअल्स के अंदर होती हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं, और जिनके अंदर नहीं होती है वो थोड़े कम सक्सेसफुल रहते हैं। तो दोनों ही चीज़ें हैं। अगर आपके अंदर ये पाँचों चीज़ें प्रेजेंट हैं, अच्छे से प्रेजेंट है, तो दैट मीन्स आप थोड़े इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो, इमोशनली इंटेलिजेंट हो, तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल भी रहोगे। फाइन। चलिए, अभी लास्ट टॉपिक है आज के इस वीडियो लेक्चर का। तो इसमें आती हैं एप्लीकेशंस। जैसे मैंने आपको बताया, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बता दिया, मीनिंग कर लिया, इसके कंपोनेंट्स कर लिए। तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस की पर्टिकुलर बात करें, तो इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, हर पॉइंट पे ज़रूरी होगा,
है ना? हर पॉइंट पे ज़रूरी होगा। अगर आपको कोई पोजीशंस फिल अप करनी है ना? मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई पोजीशंस फिल करनी है, तो वहाँ पे आपका एक अच्छा इमोशनल लेवल होना चाहिए। इमोशनली आप इंटेलिजेंट होने चाहिए। अगर कोई ऐसी जॉब्स हैं, कोई टीचर की है, साइकियाट्रिस्ट की जॉब है, इंटरेक्शन वाली जॉब है, लोगों से मिलना जुलना है, लोगों से बातचीत करनी है, तो वहाँ पे तो आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत रहती है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें, अपने इमोशंस को मैनेज करना सीख जाएं। अगर आपकी कोई ऐसी जॉब है जिसमें इंटरेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है, तो वहाँ पे चलो फिर भी ठीक है, आप बाइक साइड पे बैठे हैं तो थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लेंगे अपने इमोशंस को। तो डिपेंड करता है कि आपकी जॉब का नेचर कैसा है, वो चीज़ पे डिपेंड करता है। उसके अलावा जो है यहाँ पे ये चीज़ मेंशन है कि जिस टाइप की जॉब है, उस टाइप के पर्सन हमें हायर करना चाहिए। जैसे मैं आप पढ़ते हैं ना उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि राइट पर्सन को हमें हमें रखना चाहिए राइट प्लेस के ऊपर। तो वही वाली चीज़ इसके अंदर आ जाती है कि जितना इमोशनल इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट है ना, उस हिसाब से जो मैच करता है, जिस पर्सन के अंदर उस क्वांटिटी में इमोशनल इंटेलिजेंस है, तो उसी को हमें उस पोजीशन पे हायर करना चाहिए। उसके अलावा अगर आप लीडरशिप अगर आप करना चाहते हैं, तो दूसरों के इमोशंस को कैसे आप इन्फ्लुएंस करोगे जब खुद के इमोशन ही नहीं संभल रहे, है ना? तो यहाँ पे अगर आपके खुद के इमोशंस संभल रहे हैं, खुद के इमोशंस को आप मैनेज कर पा रहे हो, तो आप दूसरों को भी बेटर वे में समझ पाओगे, उन्हें इन्फ्लुएंस कर पाओगे। उसके अलावा जो है इमोशंस बहुत बड़ा बैरियर हो सकता है कम्युनिकेशन के अंदर। कई बार क्या होता है कि आपा जो है वो किसी से कम्युनिकेट करते हैं, अब आप गुस्से में हैं या आपा जैसे भी हैं, वो अपना निकल आता है कम्युनिकेशन के अंदर, तो वो कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे जो एक कम्युनिकेशन के अंदर इमोशंस है वो बहुत बड़ा बैरियर बन सकते हैं। अगर हमें बेटर कम्युनिकेशन करना है, बेटर रिलेशंस दूसरों के साथ मेंटेन करने हैं, तो इट्स लाइक कंपल्सरी कि आपको जो है वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, इमोशनली इंटेलिजेंट होना पड़ता है। आपको आना चाहिए अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना, उसे मैनेज करना। अगर आप गुस्से में हो तो वहाँ पे भी आपको शांत रह के कैसे सामने वाले से कम्युनिकेट करना, ये आपको आना चाहिए। उसके अलावा वर्क लाइफ की क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। जितना ज़्यादा आप अच्छे से मैनेज कर पाओगे इमोशंस को अपने, उतना ज़्यादा जो है आप गोल्स को अचीव कर पाओगे, आपका स्ट्रेस भी कम होगा, अच्छे से आप कम्युनिकेट कर पाओगे। आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो आप फ्रस्ट्रेशन कह लो या स्ट्रेस कह लो, दोनों ही चीज़ें जो है वो आप अच्छे से मैनेज कर पाओगे, आप अच्छे से उस चीज़ को भी कंट्रोल कर पाओगे। अगर आपके सामने कोई बैड सिचुएशंस भी आ जाती हैं, ऑब्वियसली आती ही हैं हर एक की लाइफ में, है ना? तो वहाँ पे क्या है, आप फ्रस्ट्रेट होते हो, टेंशन में आ जाते हो, एग्जाइटी होती है, तो वहाँ पे जो है वो फ्रस्ट्रेशन को हैंडल करने में हेल्प करता है एक अच्छा ईआई, एक अच्छा इमोशनल इंटेलिजेंस जो लेवल होता है वो आपको हेल्प करेगा कि आप स्ट्रेस फ्री रहो, आप अपनी फ्रस्ट्रेशन को हैंडल कर सको। कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कोई लड़ाई हो गई है किसी के साथ भी, किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो वहाँ पे जो है आप एक बेटर वे में अपना जो एंगर है, अपना जो गुस्सा है, उसको आप मैनेज कर सको और अच्छे से उस लड़ाई को, उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर सको। तो ये कुछ एप्लीकेशंस रहेंगी इमोशनल इंटेलिजेंस की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये अपना इमोशंस है, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के अंदर कि लगभग पूरा ही इमोशन जो है मैं आपको इसी सिंगल वीडियो में करवा दूंगी। जितने भी इमोशन से रिलेटेड टॉपिक थे वो लगभग सारे के सारे मैंने इसके अंदर आपको करवा दिए हैं। इसके बाद कुछ थ्योरीज आएंगी, ये अभी थोड़ा उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, थोड़ा सेट नहीं है। ये जो थ्योरीज हैं ये साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग थ्योरीज हैं। ये वैसे तो देखो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग थ्योरीज है, मतलब साइकोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर ये थ्योरीज दी गई हैं इमोशंस की, बट क्योंकि थ्योरीज तो इमोशंस की है ना, तो क्यों ही छोड़नी है आप एग्जाम के लिए, क्यों छोड़ें? तो इस वजह से ये थ्योरीज भी मैं आपको करवाऊंगी, बट इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करवाऊंगी। ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी मुझे रेलेवेंट लगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो सारा इमोशंस का मैंने जितने भी इसके अंदर टॉपिक्स कवर होने वाले थे वो सारे के सारे मैंने इसके अंदर इस वीडियो लेक्चर के अंदर करवा दिए हैं। ठीक है, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।